दोस्तों, इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। लेकिन शुरू करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है और राजा के लिए भी। क्या आप जानते हैं कि आज भी किस जनजाति को दुनिया की सबसे अलग थलग रहने वाली जनजाति माना जाता है? हाँ, मुझे इसका जवाब पता है। उत्तरी सेंटिनल द्वीप के सेंटिनलीज। उत्तरी सेंटिनल द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, वहाँ रहने वाले लोगों को सेंटिनलीज के नाम से जाना जाता है और वे इस द्वीप पर लगभग 7000 साल से रह रहे हैं। हाँ, 7000 साल, बहुत ही कम बाहरी संपर्क के साथ। वे इस ग्रह की आखिरी अनछुई जनजातियों में से एक हैं। रुको, 7000 साल? ये तो अद्भुत है, लेकिन उन्होंने अब तक किसी से संपर्क क्यों नहीं किया? सेंटिनलीज अपनी भूमि की रक्षा के लिए बहुत उग्र माने जाते हैं। जब बाहरी लोग उनसे संपर्क किया तो वो बहुत क्रोधित होते हैं। उन लोगों के प्रति अत्यधिक शत्रुतापूर्ण होते हैं जो द्वीप के करीब आने की कोशिश करते हैं। ये दुश्मनी शायद पिछले अनुभवों से आई है, जैसे कि गुलामों के व्यापारी, उपनिवेशवादी और अन्य घुसपैठिए जिन्होंने उनका फायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने बाहरी लोगों को खतरे के रूप में देखना सीखा है और अपने जीवन शैली की रक्षा के लिए अलग रहना पसंद किया है। लेकिन क्या किसी ने कभी उनसे शांतिपूर्ण संपर्क करने की कोशिश की है? हाँ, एक उल्लेखनीय प्रयास हुआ था। 1990 के दशक में एक बहादुर भारतीय मानव विज्ञानी मधुमाला चट्टोपाध्याय भारतीय सरकार के संपर्क अभियानों में भाग लिया। और यहाँ जो दिलचस्प बात है, वो सेंटिनलीज के साथ रिकॉर्ड किए गए कुछ बहुत कम शांतिपूर्ण संपर्कों में से एक का हिस्सा थी। सच में? ये कैसे हुआ? मैंने तो सुना था कि वे हमेशा बाहरी लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण रहते हैं। हाँ राजा, लेकिन 1991 के एक अभियान के दौरान मधुमाला और उनकी टीम ने अपनी नावों से सेंटिनलीज को नारियल की पेशकश की। उनकी आश्चर्य की बात ये थी कि जनजाति ने नारियल स्वीकार किए और यहाँ तक कि नाव के करीब आकर और नारियल लेने के लिए आई। यह एक बहुत बड़ा पल था क्योंकि इसने एक अस्थायी विश्वास का क्षण दिखाया। इस तथ्य ने कि मधुमाला जैसी महिला ने इसमें भाग लिया, एक अलग ऊर्जा दी और स्थिति को शांत किया। ये तो अद्भुत अनुभव रहा होगा। क्या कोई और दर्ज प्रयास किया गया है सेंटिनलीज के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए? हाँ, 1880 में एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी मॉरिस विडाल पोर्टमैन ने द्वीप पर एक अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने 6 सेंटिनलीज को पकड़ लिया, जिनमें 2 बुजुर्ग और 4 बच्चे शामिल थे। लेकिन चीजें बुरी तरह से गलत हो गयी। बुजुर्ग कैदी बीमार पड़ गए और जल्दी ही मर गए क्योंकि उनके पास आम बीमारियों के लिए कोई प्रतिरक्षा नहीं थी। बच्चों को द्वीप पर वापस भेजा गया, लेकिन उस घटना ने शायद जनजाति के बाहरी लोगों के प्रति अविश्वास को और गहरा कर दिया। ये तो बहुत दुखद है। मैं समझ सकता हूँ कि इसके बाद वे बाहरी दुनिया से दूर रहना क्यों चाहेंगे। बिल्कुल राजा, सालों तक और भी प्रयास किए गए सेंटिनलीज से संपर्क करने के लिए। 1970 और 1990 के दशक में भारतीय सरकार ने नारियल, कपड़े और औजारों जैसी चीजों को समुद्र तटों पर छोड़कर शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन जनजाति की प्रतिक्रिया मिली जुली थी। कभी उन्होंने उपहार स्वीकार किए और कभी वे आक्रामक बने रहे, ये स्पष्ट करते हुए कि वे कोई संपर्क नहीं चाहते। अंततः सरकार ने इन मिशनों को रोक दिया, जनजाति की इच्छा का सम्मान करते हुए कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। तो क्या भारतीय सरकार ने उसके बाद उन्हें अकेला छोड़ने का फैसला किया? हाँ, वास्तव में उन्होंने कड़े सुरक्षा प्रबंध लागू किए हैं। उत्तरी सेंटिनल द्वीप भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, लेकिन किसी को भी द्वीप के 5 किलोमीटर के दायरे में जाने की अनुमति नहीं है। यह नियम सेंटिनलीज और उन लोगों दोनों की सुरक्षा के लिए है जो द्वीप पर जाने की कोशिश कर सकते हैं। जनजाति के पास आधुनिक बीमारियों के लिए कोई प्रतिरक्षा नहीं है, इसलिए साधारण सर्दी भी उनके लिए घातक हो सकती है। वाह, ऐसा लगता है कि उनकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें अकेला छोड़ना है। लेकिन कुछ साल पहले एक मिशनरी के द्वीप पर जाने की कोशिश के बारे में कुछ हुआ था, है ना? हाँ, वो 2018 में हुआ था। एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाओ ने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर जाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों और अधिकारियों की चेतावनी के बावजूद उन्होंने द्वीप पर उतरने के कई प्रयास किए। दुर्भाग्य से अपने अंतिम प्रयास में उन पर हमला किया गया और सेंटिनलीज ने उन्हें मार डाला, जिन्होंने उन्हें खतरे के रूप में देखा। उनकी मृत्यु ने एक बड़ा विवाद छेड़ दिया कि हमें क्या अनछुई जनजातियों से संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं। ये बहुत दुखद है। ये स्थिति सभी के लिए कठिन रही होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि सेंटिनलीज बस अपनी सुरक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने हजारों सालों तक अपने पारंपरिक जीवन को बनाए रखा है और उनका अलगाव उनकी संस्कृति को संरक्षित करने में मदद करता है। लेकिन भारतीय सरकार इन सुरक्षा उपायों को अच्छी कारण से लागू करती है। कोई भी बाहरी संपर्क ऐसी बीमारियां ला सकता है जो पूरी जनजाति को समाप्त कर सकती हैं। यह अद्भुत है कि वे इतने लंबे समय से दुनिया से अलग थलग रहकर भी जीवित हैं, यहाँ तक कि आधुनिक समय में भी। लेकिन क्या हमें पता है कि वे कैसे रहते हैं?
हमें थोड़ा पता है, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा दूर से किए गए अवलोकनों पर आधारित है। सेंटिनलीज शिकारी संग्राहक होते हैं जो मछली पकड़ने, शिकार और जंगली पौधों को इकट्ठा करके जीवन यापन करते हैं। वे ताड़ के पत्तों से बने झोपड़ियों में रहते हैं और वे अपने शिकार के लिए खुद के बनाए औजार और हथियार जैसे कि धनुष और तीर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे अधिक जानकारी नहीं है क्योंकि वे अपनी गोपनीयता की दृढ़ता से रक्षा करते हैं। ऐसा लगता है कि वे वास्तव में आत्मनिर्भर हैं और हजारों सालों से उसी तरह जीवन जी रहे हैं। यह अद्भुत है कि उन्होंने इतने बदलावों का विरोध किया है। हाँ, यह उनकी दृढ़ता और अपनी जीवन शैली को संरक्षित करने के उनके संकल्प का प्रमाण है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ संस्कृतियों को बिना छेड़े ही छोड़ देना बेहतर है। तमाम आधुनिक प्रगति के बावजूद सेंटिनलीज ने हमेशा की तरह जीने का विकल्प चुना है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। यह अद्भुत है कि उन्होंने बिना किसी आधुनिक सुविधा के इतने लंबे समय तक जीवित रहकर दिखाया है। और दोस्तों, क्या आप में से किसी को पहले से पता था कि सेंटिनलीज दुनिया की सबसे अलग थलग रहने वाली जनजाति है? तो कृपया हमें टिप्पणियों में बताएं, हम आपसे सुनने के लिए उत्सुक हैं। ये दुनिया की सबसे अलग थलग रहने वाली जनजाति के बारे में एक दिलचस्प जानकारी थी। और हमारे सभी दर्शकों का धन्यवाद जो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। उत्तरी सेंटिनल द्वीप के रहस्यों की इस यात्रा के लिए आपका धन्यवाद। इन्फो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और हम जल्द ही आपको इतिहास और उससे परे की और अद्भुत कहानियों के साथ मिलेंगे।